तो क्या आएगा? हिस्ट्री का इतिहास यानी चैप्टर फर्स्ट है, यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, क्लास 10 का है। तो राइजेस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म के बारे में हमने काफी बता रखा है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फिर से मैं एक बार थोड़ा समझा दूं, नेशनलिज्म होता क्या है, राष्ट्रवाद होता क्या है। जब हमें अपने देश के बारे में, जब हम अपने देश के बारे में सोचने लगते हैं क्या सही है क्या गलत, फिर हम अपने बारे में ना सोचें, ठीक है, तो वह क्या है, नेशनलिज्म, वही राष्ट्रवाद है, ठीक है। अब राष्ट्रवाद का निर्माण कब होगा? लोगों के अंदर राष्ट्र के बारे में लोग कब सोचेंगे? जब वो क्या करेंगे कि लोगों को कुछ ऐसे मुद्दे, ऐसे टॉपिक दिए जाएं, टॉपिक समझ रहे हो, ऐसे मुद्दे दिए जाएं जिसमें लोग एकजुट होकर के काम करें, ठीक है। तो अब एकजुट होकर के कैसे काम करेंगे उसी के बारे में हम पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस में लोग कैसे एकजुट हुए, वहां पर लोगों के अंदर कैसे नेशनलिज्म आया, कैसे राष्ट्रवाद आया, ठीक है। तब जाकर के फ्रांस को क्या मिली, आजादी मिली, वहां के राजाओं से, वहां के राजाओं से। तो एक बार रीड करना चाहोगे? कर लो, एक बार रीड कर लो। क्या कहना है कि अगर हम मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। अगर हम यूरोप के नक्शा देखें तो पहले क्या था, वो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे जो राज्य थे वो अपने आप में एक देश मानते थे, ठीक है। कहां की बात हो रही है? यूरोप, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि वह जो छोटे छोटे जो देश थे अब मिल करके एक बड़ा सा देश बन गया है फ्रांस, उसमें रूस, ठीक है। रूस फ्रांस इसमें क्या है कि है अलग अलग देश है, रूस और फ्रांस क्या हो गए हैं, अलग अलग देश, ठीक है। हाँ, अलग अलग ना। और इसमें कह रहे हैं कि जिन्हें हम अब जर्मनी, इटली, देखो अब उसमें कौन कौन से राज्य के रूप में बटे हुए हैं, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। मतलब हम जानते हैं ना, जर्मनी यूरोप में एक देश है और इटली भी एक देश है, स्विट्जरलैंड भी एक देश है। तो पहले क्या थे ये, पहले किस रूप में जाने जाते थे, पहले किस रूप में जाने जाते थे? तो पहले ये जाने जाते थे राजशाहियों के रूप में, राजा हुआ करते थे वहां पर। डच, वहां पर डच जातियां होती थी, डच क्या थी, जाति है, वहां पर डच लोग होते थे, ठीक है। और कैंटन में भी एक जातियां होती थी वहां पर। तो ये लोग वहां पर रहते थे और यही शासन करते थे। ये क्या करते थे वहां पर? शासन, यानी गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट क्या राजशाही चलाते थे, क्या चलाते थे? राजशाही चलाते थे। अब जिनके शासकों के वही कह रहे हैं स्वायत्त थे, पूर्वी और मध्य, संगाना ने कहा तक पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। जो उसका जो पूर्वी हिस्सा था, जो पूर्वी हिस्सा था यानी ईस्ट और वेस्ट, और कौन सा हिस्सा इसने बोला है, नॉर्थ होता है। देखो ऊपर हमेशा मैप में क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या आता है, साउथ यानी दक्षिण होता है, ठीक है। तो कौन कौन से हिस्से की बात कर रहा है ये? पूर्वी, ठीक है, और मध्य यूरोप। तो यूरोप का मतलब वही मध्य हिस्सा, ठीक है। तो पूर्वी और मध्य यूरोप, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर राजतंत्रों के अधीन, यानी यहाँ पर राजाओं का अधिकार था। किसका अधिकार था यहाँ पर? हाँ, राजाओं का अधिकार था। ये बात समझ आई? मतलब राजा को क्या हुआ, किंग, ठीक है, इनका यहाँ पर क्या थी, गवर्नमेंट होती थी, राजा हुआ करते थे। और वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान और किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। मतलब वह कोई एक अपना पर्टिकुलर नहीं मानते थे कि मैं किसी मतलब इस जाति का हूँ या इसके लिए काम करूंगा, ऐसा नहीं होता था। वह वहाँ के सभी लोगों के लिए काम करते थे। जो राजा थे उसमें वहाँ के तो करेंगे, राजा का काम क्या होता था कि सबका देखभाल करना, अकेले थोड़ी कि ये हमारी जात का, मैं राजा इस जात का हूं तो बस अपनी जात का देखभाल करना, ऐसा तो होता नहीं था। अब
वे अपने आप को सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का कोई भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे। एक राज्य का राजा वो अपनी भाषा बोलता था, दूसरे राज्य का राजा अपनी भाषा बोलता था, तो अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लैंग्वेज बोलते थे, और विभिन्न जाति समूहों के सदस्य थे। अच्छा, और उसमें अलग अलग जातियों के, वही कह रहे हैं, जज थे, कैप्टन थे, अलग अलग क्या थे, जातियों के वहां पर समूह थे। समझ में आया कि नहीं बातें? और आगे कैप्टन थे, फिर क्या है कि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। उदाहरण के तौर पर जो ऑस्ट्रिया, ये जो ऑस्ट्रिया थी, ये हंगरी पर शासन करने वाला कैसा देश था? हैब्सबर्ग साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? हैब्सबर्ग साम्राज्य। हैब्सबर्ग साम्राज्य का मतलब एक राजा के अधीन, मतलब जहाँ पे एक राजा हुआ करता है, अपना एक साम्राज्य होता है। राजा का क्या होता है? अपना साम्राज्य। जहाँ तक एक राजा का अधिकार हो तो वह राजा का साम्राज्य है। ठीक है। अच्छा, क्या बोला? हैब्सबर्ग, इंग्लिश में क्या बोला? हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, हैब्सबर्ग एम्पायर ये हुआ करता था। तो वहां पर ऑस्ट्रिया क्या कर रखा था कि हंगरी पर शासन कर रहा था, और वह किसके अंदर में आता था? हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंदर में आता था। और आगे साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़ करके बनाता है। अब देखो, ये जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है, ये छोटे छोटे देशों, छोटे छोटे समूहों को यानी राज्यों को मिला करके बनाता है। ठीक है, कौन बनाता? छोटे छोटे राज्य समूह को मिला करके। ठीक है ना। और इसमें पढ़ना, और आगे पढ़ लिए थे कर रहे हैं इसमें एल्पस के टिरोल। अच्छा, ये सब क्या है? वहां पर अलग अलग इलाकों में पाए इलाके हैं। ये सब क्या है? वहां पर इलाके हैं, एरियाज हैं। कौन कौन है? एल्पस के टिरोल, एल्पस के, हाँ, कौन कौन से इलाके की बात हो रही है? एल्पस, एल्पस लिखा है, एल्पस के टिरोल, एल्पस के टिरोल। और कौन कौन है? ऑस्ट्रिया और सूडान। क्या लिखा है? सुडेनलैंड, सुडेनलैंड। ठीक है, ये वहां पर क्या थे? इलाके थे, एरिया थे, जिसके साथ इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था। इसमें और कौन था? बोहेमिया शामिल था, जहाँ कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। अच्छा, और यहाँ पर कौन से लोग थे ज्यादा? कुलीन वर्ग। अच्छा, कितने वर्ग में तो पता है ना, 3 वर्ग में बटा हुआ था साम्राज्य। तो कुलीन वर्ग कौन से लोग थे? कौन सी भाषा बोलते थे ज्यादातर? जर्मनी भाषा। कौन सी भाषा? जर्मनी भाषा बोलते थे। ठीक है, और जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में, हैब्सबर्ग साम्राज्य लिखा था ना मैं, हैब्सबर्ग साम्राज्य। तो यहाँ पर क्या खासियत है इसकी? साम्राज्य, यहाँ पर हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांतीय भी शामिल थे। कौन सी भाषा? अब यहाँ पर कौन सी भाषा बोलते थे लोग? इतालवी। लिख लो, इतालवी भाषा। तो क्वेश्चन क्या बना? यहाँ पर कौन सी भाषा लिखोगे? कि कुलीन भाषा, जर्मनी भाषा, जर्मनी भाषा बोलने जर्मनी भाषा किन क्षेत्रों में बोली जाती थी? जर्मनी भाषा किन क्षेत्रों में बोली जाती थी? इसका आंसर ये हो जाएगा। और इतालवी भाषा कौन से क्षेत्रों में बोली जाती थी? तो जाएगा यहाँ पर, ये अलग क्वेश्चन लिख लेना आंसर। हो गया दोनों क्वेश्चन?
अच्छा, और क्वेश्चन लिख लो। हंगरी में आधे से ज्यादा लोग क्या बोलते थे? मैग्यार भाषा। तो लिख लो थर्ड क्वेश्चन, मैग्यार भाषा कहाँ बोला जाता था ज्यादा? मैग्यार भाषा ये कहाँ बोली जाती थी ज्यादा? या किन क्षेत्रों में बोली जाती थी? फ्रांस के किन क्षेत्रों में मैग्यार भाषा किन क्षेत्रों में बोली जाती थी? विच एरियाज या रीजन बोल सकते हैं, विच रीजन क्या है बोली जाती थी? बोलने में क्या बोलोगे इंग्लिश में? स्पीकिंग। हाँ, स्पोके लिख देना, स्पोके बोली जाती थी, है ना? स्पोक मैग्यार भाषा। अच्छा, अब मैग्यार भाषा किन क्षेत्रों में बोली जाती थी? आगे लिखा हुआ है वो हंगरी में। कहाँ पर बोली जाती थी? हंगरी। हंगरी क्या था? एक देश। क्या था? एक देश। हंगरी भाषा, हंगरी में आधे लोग कितने लोग? आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे और अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। कहाँ पर? हंगरी में। संगानी मात्र देखो 3 क्षेत्र हो गया। क्या है? एल्पस के टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड और बोहेमिया। इन क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती थी? और हैब्सबर्ग साम्राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी? ठीक है। और इतालवी भाषा है। और मैग्यार भाषा कहाँ में बोली जाती थी? हंगरी में बोली जाती थी। आधे लोग आधे लोग ये मैग्यार भाषा बोलते थे, बाकी आधे में क्या थे? सारे बाकी कई लोग, बाकी कई भाषाएं बोली जाती थी। तो भाषा में आएगी नहीं आई? अब उनको मैं उदाहरण समझाऊंगा। और हम बोलो पूछना है, जबकि बाकी लोग अच्छा इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। लिख लो क्वेश्चन, गालिसिया में कौन सी भाषा बोली जाती थी? गालिसिया में एक क्षेत्र था, तो गालिसिया में कौन सी भाषा बोली जाती थी? गालिसिया विच लैंग्वेज स्पोक बोली जाती थी? स्पोक जी है ना, स्पोकन लिख दिया करो, स्पोकन इन गालिसिया। तो गालिसिया में कौन सी भाषा बोली जाती थी? पोलिश। किसमें? है ना, पोलिश की स्पेलिंग सही है? पोलिश। हिंदी में पोलिश लिखते हैं, श बोलते हैं, श नहीं श होता है। पोलिश भाषा बोली जाती थी। ला पर भी छोटी मात्रा दे दो। पोलिश भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा बोली जाती थी? तुम्हें एक बात बताओ, जो वो नहीं थी क्या, किसके बारे में पढ़ रखे हो कहीं? जो लड़की नहीं थी एनी फ्रैंक, सुना उसके बारे में? नहीं, एनी फ्रैंक की कहानी जो जर्मनी में थी, और उसके वहाँ पर इसके साथ, इसके परिवार के साथ क्या थी? यहूदी थी। क्या थी? क्या यहूदी थी। हाँ, और इस बार जो जेविस यहूदी क्या बोलते हैं? जेविस। और नाजिस हिटलर था। हिटलर इसके परिवार का मतलब यहूदियों के ऊपर क्या करता था? बहुत ज्यादा परेशान करता था, मार के भगाता था लोगों को वहां से। तो जो कौन लड़की थी? एनी फ्रैंक। तो ये बचा करके कैसे वहां से बच कर निकले थे। ये कौन सी भाषा बोलने वाले थे? ये पोलिश भाषा बोलने वाले थे। ठीक है ना, याद रहेगा। क्योंकि ये ज्यादातर वहां पे बगल में कौन सा एक देश था? पोलैंड। हाँ, पोलैंड। तो वहां पे रहने वाले लोग थे। और इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। अधीन मतलब उसके अंदर में रहते थे, उसके वहां के लोगों के अंदर में रहते थे। कौन? भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग। कौन से लोग? हाँ, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक कार्नियोला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्वेबेक तथा पूर्व की तरफ ट्रांसलेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसे फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से
बढ़ावा देने वाला नहीं था। मतलब क्या था कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के जो किसान थे वो अलग अलग तरीके से रहते थे। क्या मतलब कि जो वहाँ के जो राजा थे वह अपने किसानों पर क्या कर रखे थे, अपना अधिकार कर रखे थे। अधिकार तो होता ही है राजाओं का। तो ये इस तरीके से वहाँ पर राजनीतिक फायदा ये नहीं मिल पा रहा था लोगों को, एकजुट नहीं हो पा रहे थे। मतलब क्या है कि एकजुट वहाँ के लोग, वहाँ के जो किसान है एकजुट नहीं हो पा रहे थे। तब की बात हो रही है जब क्रांति शुरू हुई। इसके तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। अच्छा, अब सबको अगर एकजुट होना था तो हर किसी को क्या था वहां पर, सम्राट की बात, सम्राट यानी राजा, ठीक है ना, एम्परर की बात माननी पड़ती थी। तब जाकर के मतलब जो एम्परर कहता था लोग वही बात वो मानते थे। तो सिंपल सी बात है, अकबर जो बोलता था, अगर इंडिया की हम बात करें तो जानते ही हो, पृथ्वीराज चौहान या अकबर, जो अकबर बोल दिए तो सबको मानना पड़ता था। उसने अलग अलग सिक्का चलाया था, पता नहीं, अपना सोने का सिक्का चलाया था अकबर ने। कहाँ पर? भारत में, ठीक है ना, इंडिया में। हाँ, कुलीन वर्ग और नया आचार में ट्रेनिंग है। तो क्या है ट्रेनिंग 2.1, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कहाँ की बात हो रही है? फ्रांस, जर्मनी, यूरोप की बात हो रही है। तो वहां पर कुलीन वर्ग कौन थे? कुलीन वर्ग कौन थे, क्या काम था इनका, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक नया मध्य वर्ग, न्यू मिडिल वर्ग, मिडिल क्लास के लोग कौन थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमको पहले से पता है कि जो 3 स्टेट में बटे हुए थे, कहाँ पर, फ्रांस के लोग, तो कौन कौन से स्टेट में बटे हुए थे बताना चाहोगे? पहला आता है, मान लो चलो कुलीन वर्ग, पहले पादरी वर्ग का नाम आता है, पादरी वर्ग, और इसको वो क्या बोलते हैं, पादरी वर्ग को क्लर्जी, CLERGY, क्लर्जी, है ना। ये बोलते हैं नोबिलिटी, कुलीन वर्ग। सेकंड क्या आएगा? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नोबिलिटी। और थर्ड क्या आएगा? थर्ड स्टेट, तृतीय वर्ग। क्या बोलते हैं सीधे इसको? तृतीय वर्ग। तृतीय वर्ग में कौन से लोग आते थे? थर्ड स्टेट में टीचर, थर्ड स्टेट में फार्मर हो गए, और टीचर हो गए, और व्यापारी भी हो गए, जमींदार भी हो गए। ढेर सारे लोग इसमें आते थे। अध्यापक वगैरह सारे आते थे। किसान, फार्मर में। अच्छा, तो अब हम इसमें से मेन इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कुलीन वर्ग के बारे में, नोबिलिटी के बारे में, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा है कि उस समय जो कुलीन वर्ग था सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनके पास पावर ज्यादा होती थी और इनके पास जमीनें भी ज्यादा होती थी। जमीन ज्यादा इनके पास क्या होते थे, ज्यादा होते थे, अधिक होते थे कुलीन वर्ग के पास, नोबिलिटी के पास। अच्छा, पादरी वर्ग क्या थे, इनका कहाँ रहते थे, कहाँ काम करते थे, ये रहते थे, ये जो चर्च होता है, चर्च, ठीक है, चर्च में रहते थे। इनका काम है पूजा पाठ करना, और इनको भी टैक्स मिलता था, इनको भी टैक्स मिलता था। इनका टैक्स को क्या कहा जाता था, क्या नाम था एक? टाइल और टाइल। हाँ, याद है? टाइल। इनको जो ये जो टैक्स लेते थे वो टाइल कहा जाता था। और जो कुलीन वर्ग जो किसानों से सबसे पैसे कलेक्ट करते थे उसे टाइल कहा जाता था। तो अब कह रहे हैं कि अच्छा, ये थर्ड स्टेट से सुनते थे, थर्ड स्टेट से ये सारा टैक्स वगैरह तो सुनते थे। तो उस समय जो कुलीन वर्ग था ये सबसे क्या था, प्रभावशाली था, ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, ठीक है। अच्छा, ये कुलीन वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी, या और क्या बोलते हैं इसी को? नोबिलिटी। क्या बोलते हैं? नोबिलिटी। यानी जो अरिस्टोक्रेसी लोग थे ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे, यानी ज्यादा क्या प्रभुत्वशाली का मतलब क्या इंग्लिश में क्या बोल रखा है इसमें देखना, तो या ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा पावरफुल थे, पावरफुल बोल सकते हो।
हाँ डोमिनेटेड क्या लिखा है? डोमिनेंट क्लास मतलब डोमिनेंट क्लास मतलब ये आगे थे, सबसे आगे थे, ठीक है ना, सबसे आगे थे, सबसे ज्यादा धनी थे, इनकी बात लोगों को मानना पड़ता था। क्योंकि इनके पास पैसे वाले होते थे, इनके पास जमीन जायदाद ज्यादा होता था, ठीक है। और इसमें क्या आएगा? इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली, साझा जीवन शैली मतलब साझा जीवन शैली मतलब खेती करना, किसानी करना, फार्मर जैसे हमने बोल दिया किसमें आए हैं, लेकिन नहीं, केवल वही नहीं किसान करते थे, जो कुलीन वाले थे वो भी खेती करते थे, अच्छा, ये साझा जीवन शैली मतलब कुछ लोग मिडिल क्लास के भी थे इसी में कौन से लोग थे? मिडिल क्लास के लोग थे, मध्य वर्ग के भी लोग आते थे, किसमें? कुलीन वर्ग, इसमें आते थे कुलीन वर्ग। अच्छा, अब ये जो कुलीन वर्ग में जो साझा जीवन शैली करने वाले थे, ये कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। समझ में आ रहा? दिमाग में बैठ रहा नहीं पूरा? फ्रेंच भाषा ये बोलते थे। कौन से लोग? ठीक है ना। अच्छा, इनकी संख्या भी बहुत कम थी, इनकी संख्या, क्योंकि देखो तृतीय वर्ग में तो व्यापारी और शिक्षक, वकील, ढेर सारे लोग आते थे इसमें, ठीक है। तो जो नोबिलिटी थे यानी कुलीन वर्ग में, इनकी संख्या कम थी, लेकिन कम तो थी, लेकिन पावरफुल होते थे। क्या होते थे? ये डोमिनेंट होते थे, ये डोमिनेंट थे। बात समझ आई? और आगे कह रहे हैं इनके पास बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी। हवेली समझ रहे हो? बिल्डिंग है, क्या बोलते हैं उसको? सारी हवेलियां मतलब बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी। और ये जो होते थे, ये क्या बोलते हैं? कोठियां होती थी। और ये एक दूसरे से जुड़े रहते थे। कैसे? वैवाहिक संबंध द्वारा। वैवाहिक मतलब शादी विवाह एक दूसरे के परिवार में हो जाता था, वैवाहिक, ठीक है ना। मैरिज द्वारा क्या होते थे? ये एक दूसरे से बंध जाते थे और एक दूसरे के काम आते थे, एक दूसरे का हेल्प करते थे, सहायता करते रहते थे, ठीक है। हाँ, एकजुट थे, इसीलिए तो पावरफुल थे, ये एकजुट रहते थे। और यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग किसान थे, इसमें किसान थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार थे। अच्छा, इनकी जमीनों पर ज्यादातर, ये जमीनें तो थी ढेर सारी, तो ज्यादातर ये खुद न खेती करके दूसरों को खेती करने के लिए दे देते थे। जो छोटे किसान वगैरह थे, छोटे किसान या और कौन से लोग होते हैं? हाँ, मुनीम वगैरह जो होते हैं। और ये किराएदार, काश्तकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या लिखा देना तो? काश्तकार। ये क्या है स्पेलिंग? कहाँ तक पढ़ाया मैं? अभी फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ। ये तो वेस्ट बल्क ऑफ लैंड फार्मर टेनेंट्स, क्या बोलते हैं इसको? टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। टेनेंट्स क्या है? हाँ, टेनेंट्स और स्मॉल ओनर जो छोटे छोटे मालिक थे, ये सब इनकी जमीनों पर क्या करते थे? खेती करते थे, ठीक है। यहाँ तो पढ़े थे और पढ़े थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन। तो नेक्स्ट अभी करवा रहा हूं मैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है मेन रूप से कुलीन वर्ग के बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा हमने। अब हम मध्य वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हाँ, मध्य वर्ग के लोग क्या थे, क्या काम करते थे, ठीक है। इसमें जो पश्चिमी और मध्य यूरोप, पश्चिमी और मध्य यूरोप। अच्छा, ये कहाँ पर थे? अभी हमने बताया था पूर्वी और मध्य यूरोप, पूर्वी और मध्य यूरोप। अब ये कहाँ से आ गया? पश्चिमी और मध्य यूरोप, है ना। में कौन से लोग थे? मध्य वर्ग के लोग थे, मिडिल क्लास के लोग इन एरियाज में रहते थे, ठीक है। क्या काम था इनका? कह रहे हैं कि उत्पादन, अच्छा, ये औद्योगिक उत्पादन, ये इंडस्ट्रियां चलाते थे। क्या करते थे?
औद्योगिक औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उत्पादन, इंडस्ट्री प्रोडक्शन, इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्रियां चलाते थे, क्या चलाते थे? इंडस्ट्रियल एरियाज में चलाते थे और वहां पर प्रोडक्शन प्रोडक्ट तैयार करते थे। व्यापार में वृद्धि, और क्या करते थे? ये व्यापार करते थे, ट्रेड। और शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, और वहां पर फिर धीरे धीरे वाणिज्यिक यानी व्यापार करना। वाणिज्यिक किससे मतलब है? सही गांव में वाणिज्यिक, वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ वहां पर, मतलब व्यापार, दूसरे देशों में जा करके व्यापार करना, दूसरे राज्यों में व्यापार करना। ठीक है, ट्रेडर्स क्या लिखा है इसमें? ट्रेड, ट्रेड, ठीक है, ट्रेडर्स बोलते हैं इसको, और वर्ग के द्वारा ट्रेड्स का उदय हुआ, और अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। और अब बाजार वगैरह भी लगने लगे, बाजार पूरी तरह से क्या हो गए? मतलब जब प्रोडक्शन होगा तभी तो बाजार में सामान आएंगे। इंग्लैंड में औद्योगिकरण। अच्छा, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं मेन यूरोप का कौन सा हिस्सा? पश्चिमी। इसमें इंग्लैंड वगैरह आए थे। कौन से भाग आते थे? कौन से थे? हाँ, इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरी भाग में आरंभ हुआ था। लिख लो क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिकरण कब हुआ? इंग्लैंड में औद्योगिकरण कब हुआ? When industrialization, when industrialization in, when did लिख लेना, या when had कब हुआ? When had industrialization in England, in England, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ? यानी औद्योगिकरण कब हुआ? तो कब हुआ है बच्चों? 18वीं सदी। तो दूसरे भाग में 18वीं सदी, 18वीं सदी, हाँ 18वीं सदी के दूसरा भाग का कोई एक बच्चा सन बता दे। 18वीं सदी के दूसरा भाग सन बता दो कोई एक। 18वीं सदी का दूसरा भाग मतलब कौन सा सन चल रहा होगा? दूसरा भाग, हाँ सेकंड पार्ट आप लिख लेना इंग्लिश में। सेकंड पार्ट आप 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी कब शुरू हुई होगी? 18th सेंचुरी का पहला साल कोई बच्चा बताए? 1700। जैसे 1701 आया होगा तो कौन सी सेंचुरी स्टार्ट हो गई होगी? पक्का? अच्छा, अब ये कह रहा हूँ मध्य दूसरा भाग, तो इससे लेकर के 1750 तक तो एक पहला भाग, ठीक है, पहला भाग। तो सेकंड भाग के बाद क्या कर रहा है? 51 से 1700 99 तक, 99 तक। दूसरे भाग में इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इंग्लैंड है एक देश, वहाँ पर ये इंडस्ट्रियों में उत्पादन होने लगा, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में उत्पादन होने लगा। और आगे इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। अच्छा, और धीरे धीरे अब फिर वहाँ पर क्या हुआ कि लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में या 19वीं सदी के दौरान हुआ। देखो इंग्लैंड में पहले हो गया, जबकि कहाँ पर? फ्रांस में, और कहाँ पर? जर्मनी में। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है ये 19वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ है? 19वीं शताब्दी, हाँ 19th सेंचुरी में हुआ है। 100-150 साल की बात करीब, ठीक है ना। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। अच्छा, इसमें कौन से मध्य वर्ग में कौन कौन से लोग थे? उद्योगपति, व्यापारी, हमने पहले भी बताया नहीं बताया था, और फार्मर्स, ट्रेडर्स, सारे लोग इसमें आते थे। सेवा क्षेत्र, सेवा का मतलब वही डॉक्टर, वकील, टीचर, सब सेवा क्षेत्र में आते नहीं आते हैं। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। अच्छा, ये करें इनकी संख्या इधर जो पूर्वी क्या था, पश्चिमी ओर थे। अच्छा, पूर्वी यूरोप में कह रहे हैं, पूर्वी यूरोप में इनकी संख्या क्या थी? कम थी। पूर्वी यूरोप में इनकी संख्या क्या थी? कम थी। बताओ किसकी संख्या कम थी? मध्य वाले क्लास से। क्यों? क्योंकि इधर कौन से लोग क्या थे?
कुलीन वर्ग थे, अरिस्टोक्रेसी लोग थे, ठीक है ना, इसलिए। और आगे और कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद, अब फिर उसके बाद जब क्रांति वगैरह हुई थी तो जो कुलीनों को विशेषाधिकार मिला था, कौन सा विशेषाधिकार? वही टैक्स वगैरह वसूलने का, कर वसूलने का जो विशेष अधिकार मिला था, पर्टिकुलर जो राइट्स थे उनके, उनको खत्म कर दिया गया। तो क्या कर दिया गया? विशेषाधिकार उनको खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद वहां पर कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित, यहाँ पे कौन से लोग अब आगे बढ़ने लगे? जो पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित, उदारवादी, हाँ उदारवादी लिबरलिज्म, क्या बोलते हैं उदारवादी को? लिखा होगा प्रोफेशनल, नहीं, सेकंड पहले एजुकेशनल के बाद क्या लिखा है? उदारवादी मध्य वर्ग के बीच, बिजनेसमैन, हाँ इंडस्ट्रियलिस्ट, लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन एकदम ऊपर अगर आपका लास्ट लाइन भैया लिबरलिज्म ही बोलते हैं इसको। क्रेडिट प्रिविलेज ग्रैंड पॉपुलरिटी नेशनल क्लास का लिबरल तो लिखा है, लिबरल क्या है? हाँ ठीक है। तो जो लिबरल लोग थे, वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। मतलब ये बताना चाहता है कि पहले इन लोगों के अंदर, पहले ये जो शिक्षित लोग थे, उदार वर्ग थे, इन लोगों के अंदर कौन सी भावना आई? देश के बारे में, यानी राष्ट्रवाद, क्या राष्ट्रवाद